हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को मैथ का प्रैक्टिस सेट 5वां बताया जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाएगा और जो आपकी परीक्षाओं में संभावित प्रश्न है या उससे और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम लोग देखा जाएगा। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 5 सही 1/2 प्लस 7 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2। देखिए ये प्रश्न है, इस पर अभी हम लोग प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। तो जरा इसको कैसे सॉल्व करते जरा ये देखिए कि 5 प्लस 7 प्लस 11, इसको एक माफ कर लीजिए, प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसको एक साथ कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, 7 5 12, अब 12 को 11 में जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 23। तो 23 प्लस 1/2 1/2 1/2 मिलकर के 3/2। तो 23 दूना 46 और 46 3 49/2 आपका आंसर हो जाएगा 49/2, ऑप्शन नंबर पहला। लेकिन इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, आइए हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन बन गया ये 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 प्लस डॉट 100 सही 1/2। क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल बनाया जा सकता है ना। इसको हम लिखेंगे कैसे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 100 लिख देंगे और प्लस 1/2 कितनी बार है, 100 बार है। तो यहाँ पर 3 बार था तो 3/2, यहाँ पर 100 बार है तो हमारा 100/2 होगा कि नहीं, होगा ना। और 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं का योग का फार्मूला हमने आपको बताया था, n × n + 1/2। ये होता है सिग्मा n, होता है ना। और सिग्मा n स्क्वायर का मान होता है n × n + 1 2n + 1/6। ये सब लिख लीजिएगा। सिग्मा n क्यूब का मान होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला ना हुआ तो हुआ ना। तो ये कितने संख्या है टोटल 100। तो क्या कर देंगे 100 प्लस 101/2 और उसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 50 50 आता है। आप प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 50 है, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 5100। इसका योग आया 5100। बोले क्वेश्चन बनाया जा सकता था ना। अब इसी पर अगर क्वेश्चन बोलता है 1 सही 1/3 2 सही 1/3 3 सही 1/3 प्लस डॉट 100 सही 1/3, तो आप क्या कर देते, सीधा का सीधा 1 से लेकर के 100 तक का लिख देते, यानी 50 50 आप प्लस 100 जरा बोल दीजिए। अरे बोलते काहे नहीं है, बोल दीजिए। तो 100/3 हो न जाएगा, अरे बोलिए हो न जाएगा, हाँ तो हो जाएगा इसे। तो ये हो जाएगा 100/3। बताइए क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। अगर 1 से लेकर के अगर हमको 50 पर क्वेश्चन बनाना है तो बताइए बन गया कि नहीं बन गया। 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2 प्लस डॉट 50 सही 1/2। ये क्वेश्चन है कि नहीं है, अरे क्वेश्चन है कि नहीं है, बिल्कुल है, हुआ ना क्वेश्चन। और एक एक्स्ट्रा हम क्वेश्चन आपको और बताते हैं। अगर इस सवाल को लगाया जाए, इस सवाल को लगाया जाए तो जरा बताइएगा, इसका आंसर बताइए जल्दी से, आंसर बताइए इसका कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा हमारा, यानी 1 2 3 प्लस 99 प्लस 100 प्लस फिर उल्टा, इसका आंसर क्या होगा। आइए जरा कुछ चीजों को समझते हैं। 1 लिखिए प्लस 2 लिखिए प्लस 1 लिखिए, जरा इसको जोड़िए। 1 2 3 और 1 4, और 4 किसका है, 2 का वर्ग है ना। फिर लिखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 और यहीं से उतर जाइए तो 2 प्लस 1 1 2 3 3 3 6 6 2 8 और 1 9, और 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग। अरे बोलिए है कि नहीं है। उसके बाद से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और 4 से उतर जाइएगा, यानी 3 प्लस 2 प्लस 1 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 6 4 10 और 6 16 और ये 4 का वर्ग है। हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, जरा देखिए। 1 2 का वर्ग हो रहा है, 1 2 3 जहां से बीच वाली जो संख्या आ रही है उसी का वर्ग हो रहा है, बीच वाली संख्या का वर्ग हो रहा है। तो महाराज बीच वाली संख्या का वर्ग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसा सवाल आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। ये 1 से लेकर के 50 भर भी क्वेश्चन बना सकता है कि नहीं बनाएगा। अरे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जब आप इस तरीके का समझना शुरू कर देंगे तो मैथ आपसे दूर नहीं रह जाएगा। अरे बोलिए नहीं रह जाएगा ना, तो नहीं रह जाएगा। तो 1 से 50 पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 1 से लेकर के हम 50 पर जाएंगे और उसके बाद से वहां से क्या हो जाएंगे, उतर जाएंगे, यानी 1 प्लस 2 प्लस ऐसे डॉट 49 प्लस 50 प्लस यहीं से उतर जाएंगे।
2 + 1 है, उतर जाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा भाई, बीच में 50 है तो 50 का वर्ग, तो इसका उत्तर जरा बता दीजिए कितना ना 2500 हो ना जाएगा। तो देखिए ये सब आपके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया, ये सब क्वेश्चन हो गया 1 से लेकर के 50 पर, ये वाला सही, ये जो सही बिन वाला है ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, और ये वाला तो आपका आया ही था। तो सब क्वेश्चन ना हुए, और ये फार्मूला नोट करिएगा, ये तीनों फार्मूला नोट कर लीजिएगा। और सम संख्याओं का अगर योग की बात करें तो सम संख्याओं का फार्मूला होता है n × n + 1, और अगर विषम संख्याओं का योग की बात करें तो होता है n²। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, 5 फार्मूले भी आपको हो गए। तो सब सवाल आते हैं ना, तो बिल्कुल आते हैं, आपकी परीक्षाओं में ऐसे सवाल बनते हैं। तो इसका आंसर क्या था भैया, इसका आंसर था 49/2। तो देखिए एक प्रश्न के माध्यम से कुछ और प्रश्नों को आपको बताया गया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं और फिर समझते हैं कि अगला प्रश्न, और ये सब नोट कर लीजिएगा, वरना जब एग्जाम हॉल में आएगा तो फिर वहां पर आप कहेंगे कि इस चीजों को समझाया नहीं गया था। तो ऐसे क्वेश्चन को आप खुद भी क्या करिए, लगाया करिए, ठीक है ना, और अपने से सोचा करिए कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जरा देखिए, कह रहा रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है और 550 मीटर लंबे एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी की लंबाई। आइए पहले रेलगाड़ी की 2 कंडीशन पढ़ लेते हैं। रेलगाड़ी का अगर खंभा पार करे, व्यक्ति पार करे, पुल पार करे, अगर ये सब, या इलेक्ट्रिक पोल पार करे, क्या इलेक्ट्रिक पोल पार करे, अगर ये सब पार करती है तो देखिए होता क्या है, होता क्या है, चाल बराबर आपका फार्मूला होता है, चाल बराबर महाराज दूरी बटा समय। बोलिए होता है कि नहीं, चाल बराबर दूरी बटा समय ना होता है, लेकिन यहां पर चाल बराबर दूरी बटा समय होगा। लेकिन उस समय, किस समय, जब वही ट्रेनवा किसको पार करेगी, एक व्यक्ति को पार करे, या खंभे को पार करे, या पुल को पार करे, या सॉरी पुल यहां पर लिख दिए, पोल है, पोल, ठीक ना, पोल को पार करे, तो उस दशा में जरा देखिए ये केवल अपने लंबैया के ना बराबर दूरी तय करी, सच्चाई है ना। तो जब लंबैया के बराबर दूरी तय करी तो उस समय जो दूरी बराबर हो जाएगा, यानी रेलगाड़ी की लंबाई वही उस समय दूरी हो जाएगा बटा समय। तो याद रखे रहिएगा, इसका मतलब व्यक्ति को, खंभा को, पोल को, इलेक्ट्रिक पोल को, अगर इन सबको पार करती है तो चाल बराबर होता है रेलगाड़ी की लंबाई बटे समय। दूसरा कंडीशन, अगर वही किसको पार करे, पुल को और सुरंग को और प्लेटफार्म को, अगर इन सब चीजों को पार करती है तो चाल बराबर होता है उस समय दूरी बटा समय, और दूरी में 2 चीज हो जाती है, कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे। अब देखिए मान लीजिए प्लेटफार्म है, तो जब ये ट्रेनवा पार कर चुकी तो इसका मतलब है ट्रेनवा यहां आ चुकी, अरे बोलिए आ गई ना। तो जब आ गई तो कितना दूरी तय करी, इतना दूरी ना, तो इसका मतलब है कि है अगर प्लेटफार्म है तो प्लेटफार्म प्लस ट्रेन, इसका मतलब हुआ ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई बटा समय। अरे बोले कंडीशन समझ में आया कि नहीं, इसका मतलब है दिमाग में याद रखिएगा, याद करिएगा, नोट करिएगा, अगर खंभा को, व्यक्ति को, पोल को, इलेक्ट्रिक पोल को पार करेगा तो चाल बराबर होता है रेलगाड़ी की लंबाई बटे समय, और उस समय वही दूरी होता है। और अगर पुल को, सुरंग को, प्लेटफार्म को पार करेगा तो चाल बराबर होता है ट्रेन प्लस प्लेटफार्म बटा समय। सवाल लगा लिया जाए, कॉन्सेप्ट हम लोग समझे ना, सवाल लगा लेते हैं। और इस सवाल में एक चीज हमेशा देखेंगे, मात्रकवा अक्सर करके कोनो मीटर पर सेकंड में दिया रहता है, कोनो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहता है। अरे दिया रहता है कि नहीं दिया रहता है, दिया रहता है ना। तो जब दिया रहता है हम उतना ध्यान देना है, बस उतना ध्यान देना। तो देखिए क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या दे रखा है, 40 मीटर पर सेकंड, अच्छी बात है, चाल दे रखा है 40 मीटर पर सेकंड, 40 कर लीजिए। और क्या दे रखा है, 550 मीटर लंबा एक पुल है, यानी यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जगह पर क्या दे रखा है, पुल दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, ट्रेन, तो ट्रेन को मान लेते ट्रेन प्लस 550 बटा समैया के नाम 25 सेकंड में पार कर रही है। बताइए अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो देखिए एकदम इजी से हो गया। तो 25 चौक के कितना हो गया आपका, 25 चौक 100, तो ये हो गया 1000 बराबर ट्रेन प्लस 550। तो जरा बताइए यहाँ से ट्रेनवा कितना निकल गया भैया आपका, 585 है तो 450 मीटर निकल गया ना जी, निकल गया ना। तो बस, और एक चीज और ध्यान देना है आपको कि अगर यहीं पर देखिए चाल यहाँ पर 2 तरीके की और होती है, एक विपरीत चाल और एक समान चाल। अब जरा देखिए, अगर समय ज्यादा लगेगा तो चाल का होगा, समय ज्यादा तो चाल कम, समय कम तो चाल ज्यादा। तो जब विपरीत दिशा में एक दूसरे के, हम इधर से जाए ट्रेन उधर से आए, हम इधर से जाए ट्रेन उधर से आए,
तो समय कम ना लगेगा हम लोगों को मिलाने में। तो जब समय कम लगेगा तो चाल होगा ज्यादा, और जब चाल होगा ज्यादा तो दोनों चलिया को जोड़ देंगे, तब यहां पर चलिया को जोड़ देंगे। अगर किसी व्यक्ति को, अगर व्यक्तिया जो जिसको पार कर रहा है, अगर वो ट्रेनवा की तरफ दौड़ता हुआ है और हम ट्रेनवा इधर चलाएं, तो उस समय दोनों उनकी चलिया को जोड़ दीजिएगा, बाकी सब कुछ वही है। हुआ ना? तो दो प्रश्न यहां पर बन सकता है, एक बार कब विपरीत दिशा में और एक बार समान दिशा में। तो यहां से दो प्रश्न, अब वैसे विपरीत दिशा में और समान दिशा में, यहां से नहीं दो प्रश्न बन जाएगा। यहां दोनों ट्रेनवा एक दूसरे के विपरीत आए तो दोनों को चलिए जोड़ दीजिएगा। मान लीजिए इसका 40 दे रखा था, अब कह देता है एक ठो ट्रेन उधर से आ रही है 50 के मीटर पर सेकंड से, तब दोनों उनको जोड़ देते विपरीत अगर आ रही है। बाकी सब कुछ हुआ रहता तो दूसरे के एक ट्रेनवा की लंबाई भी आ रहा था, दूसरे के का पूछ रहा होता। ठीक है ना? और समय दे रखा होता है कि 25 सेकंड में, 40 सेकंड में, जो भी इतने में पार कर रहा है। तो यहां पर एक विपरीत आज तो समान जब एक ही दिशा में जा रही हूं, तब हम क्या करते हैं? घटा देते। तब क्या करते हैं? घटा देते हैं। काहे घटा देते हैं? क्योंकि जब एक ही दिशा में जाते हैं तो हमहू भाग रहे हैं, ट्रेनों भाग रही है, तो समय क्या होगा? ज्यादा लगेगा। तो जब समय ज्यादा लगेगा तो चाल हो जाएगा कम। कम का मतलब होता है ऋणात्मक। यानी दो सवाल इस पर विपरीत और समान चाल पर, और दो सवाल इस पर विपरीत और समान चाल पर सवाल बन जाएगा। ध्यान इतना देना है कि व्यक्ति उधर से दौड़ रहा है कि ट्रेन दौड़ रहा है, बस वही ध्यान देना है। यानी चलिया को जोड़ना है कि घटाना है। विपरीत कहेगा तो जोड़ देंगे, समान कहेगा तो घटा देंगे। तो इतने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, यानी 4 प्रश्न इस पर और बनाए जा सकते थे, बस एक और चाल दे करके, है ना? तो बस ये समझना आपको कि सवाल कितने बन सकते हैं। ठीक है ना? और जब ये आपको समझना शुरू हो जाएगा ना कि सवाल कैसे बनते हैं, कितने बन सकते हैं, तो आपको एक सवाल से कई सवाल समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो इसका आंसर है 450 मीटर। ठीक है ना? और एक कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया, और बता दिया करिए कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया रहेगा तो निश्चित ही कोशिश हम और करेंगे ताकि आपको हम समझा पाएं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा पाएं। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जरा देखिए, कर रहा है 12,000 जवान है। जवान कितने हैं भैया? 12,000 जवान है। क्या कर रहे हैं? 12,000 जवान। देखिए जरा सा, कर रहा है यूरोपियन जवान और भारतीय जवान है। दो लोग हैं, एक है यूरोपियन, ई लिख दे रहा, और एक है इंडियन। ठीक ना? तो ये दो जवान हैं। ठीक है? तो यूरोपियन जवान की जो औसत लंबाई है कुछ दे रखा है, और भारतीय जवान की औसत लंबाई है कुछ दे रखा है। आप दोनों को मिला करके, यानी यूरोपियन और इंडियन दोनों को मिला करके औसत लंबाई या औसत ऊंचाई दे रखा है। हम आपको बोले थे कि अगर पहले प्रकार का दिया रहे, दूसरे प्रकार का दिया रहे, आप मिक्स दिया रहे उसका, तो वहां पर हमेशा एलिगेशन मेथड, तो एलिगेशन मेथड जरा लगा लेते हैं। तो यहां पर देखिए यूरोपियन, तो यूरोपियन का कितना भैया? 5 फुट 10 इंच। अरे है ना? और यहां पर भारतीय के कितना है? 5 फुट 9 इंच। कुल लेते करके कितना है? 5 फुट 9 10। अच्छा ये देखिए 3/4 को 0.75 नहीं लिख सकते हैं क्या? 3.4 को लिख सकते हैं, 3/4 को, तो यहां पर हो जाएगा 9.75 इंच। बस अब अंतर निकाल लीजिए। अंतर कैसे निकलेगा जरा देखिए, 5 फुट से 5 फुट हट गया, 9 इंचिया से 9 इंचिया हट गया, 0.75 बचा, तो 0.75 इंच बचा ना? बिल्कुल बचा। यहां पर देखिए 5 फुट से 5 फुट हट गया, 10 इंचिया में से 9.75 घटाएंगे तो कितना होगा जी? 0.25 तो होगा ना? तो 25 से करना 25, 25 3 75 आया अनुपात 1 का। 3:1 का। अब क्या पूछ रहा है? भारतीय सैनिकों की संख्या बताइए। तो कुल जवान है 12,000 और 3:1 के अनुपात में आया, तो क्या हो जाएगा? भारतीय जवान है 1, कुल संख्या है 4, गुणे 12,000, तो 4 तिहाई 12,000, यानी 3,000 भारतीय जवान और 9,000 यूरोपियन। ये भी तो पूछ सकता था। ठीक है? तो बस यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगाना था। तो 2 सवाल बनाए जा सकते हैं, एक भारतीय जवान पर और एक इन लोगों पर, यूरोपियन पर। ठीक है ना? तो ये दोनों क्वेश्चन बन सकते थे। तो इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो 3,000 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं, और साथ साथ में आप भी क्वेश्चन का लगाया करिए, और अगर आता है तो तुरंत लगाया करिए, और नहीं आता है तो एक बार अच्छे से सुन लिया करिए। ठीक है ना? अगर अगला क्वेश्चन देखिए जरा, करा है इस क्वेश्चन को 2 तरीके से समझाते हैं। पहला करा कि कोई विक्रेता अपने माल के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। क्या कर रहा है?
30% अधिक अंकित कर रहा है, ठीक है ना, पहला बात ये। और उसके बाद से क्या कर रहा है, नगद भुगतान पर 15% का भट्टा दे रहा है। अब पूछ रहा है उसका कुल लाभ कितना होगा। तो कभी भी अगर ऐसा दिया रहा है तो जो पहला तरीका बनता है वो बनता है प्रभावी परसेंटेज निकालने का। क्या, प्रभावी परसेंटेज निकालने का। तो जरा देखिए 30% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब है +30 है। उसके बाद से कह रहा है 15% बट्टा देता है, इसका मतलब -15% है। और आपको बताते प्रभावी परसेंट का फार्मूला होता है A + B + AB/100। बोलिए होता है कि नहीं, इसको लिख लीजिएगा। अगर प्लस होता है तो प्लस रखेंगे, माइनस होता है तो माइनस रखेंगे। तो A का मान प्लस है तो क्या कर देंगे, +30 -15 और प्लस माइनस का गुणा होगा तो -30 × 15/100। तो कितना हो जाएगा, 30 में 15 जाएगा, अब माइनस 0 से 0 कट जाएगा और ये 15 × 45 तो 4.5। तो आपका आ जाएगा 10.5%। क्या प्लस आया ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो एक तो तरीका ये हुआ। और ये सिंपल परसेंटेज पर भी सवाल लगते हैं, अभी आगे आएगा तो उस पर पूरा डिटेल बता देंगे कि कितने सवाल बनते हैं। और इस पर प्रभावी परसेंट कभी भी अंकित मूल्य दिया रहा है और बट्टा दिया रहा है। क्या दिया रहा है, अंकित मूल्य का अगर अधिक अंकित करता है तो वो दिया रहा है और बट्टा दिया रहा है अगर, तो आप प्रभावी परसेंट इस तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका। दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका हमें बताइए, विक्रय मूल्य के बराबर होगा। बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। तो विक्रय मूल्य के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए जरा सा, अंकित मूल्य पर छूट मिलता है, अंकित मूल्य पर हमेशा छूट मिलता है या बट्टा मिलता है, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है और अंकित मूल्य पर छूट मिलता है। तो क्या कर देंगे हम, अंकित मूल्य गुणे 100 - छूट बटा 100। तो जब हम अंकित मूल्य पर छूट देंगे तो वह ना बेचता है दुकानदार, अंकित मूल्य पर ना छूट दे करके बेचता है, तो इसका विक्रय मूल्य होगा। और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अगर निकालें तो क्रय गुणे 100 ± लाभ या हानि जो दिया रहे। तो लाभ दिया रहेगा तो प्लस रखेंगे, हानि दिया रहेगा तो माइनस रखेंगे, अब बटा 100। बस अब इस सवाल को लगा लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब है कि अगर क्रय 100 रहे तो आपको निश्चित पता है कि अंकित कितना हो जाएगा भैया, बोलिए बोलिए कितना, अरे बोलिए ना, 130। 30% अधिक ना तो 130। तो जरा कर लीजिए, तो 130 × 100 - छूट, क्या ज्ञात करना है, सॉरी छूट तो दे रखा है ना, 15% का बट्टवा तो दे ही रखा है, 15 बटा 100 बराबर क्रयवा कितना है 100 और 100 प्लस पूछ रहा लाभ कितना होगा ना, तो 100 + लाभ बटा 100। 100 से 100 कट जाएगा, बोलिए कटेगा कि नहीं। और ये 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 में से 15 13 × 85 बराबर कितना हो जाएगा 10 × 100 प्लस लाभ। कोई दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए इसको कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 13 × 5 = 65, सॉरी 5 और 6 आया और 13 × 8 और 104 और 104 कितना आया 6 110, ये ना हुआ, हाँ सॉरी यही हुआ। तो 13 का 85 में गुणा कर लीजिएगा तो 1105 आएगा और बराबर क्या हो जाएगा, ये बटा 10 कर देंगे तो बटा 10 बराबर 100 प्लस लाभ हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 110.5 हो जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर जरा देखिए, तो 110.5 और 100 इधर आएगा तो -100 बराबर लाभ, और इसी को घटा देंगे तो लाभ बराबर आपका आ गया 10.5%। बोलिए आ गया कि नहीं, आ गया ना। तो बस यही ध्यान देना आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसका मतलब कभी भी अंकित मूल्य की बात करें, उस पर छूट की बात करें, क्रय मूल्य की बात करें, लाभ हानि की बात करें, तो हमेशा यही फार्मूला लगा दीजिएगा, झोंक दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस सवाल को काहे का उतना मगजमारी, आप इस सवाल को ऐसे लगाया करिए। लेकिन जब अंकित मूल्य दिया रहे और क्रय मूल्य भी कुछ दिया रहे तब ई कॉन्सेप्ट लगाए रहिए। मान लीजिए अंकित मूल्य दे देता 1300 रुपया, क्रय मूल्य दे देता 1200 रुपया, तब क्या करते, तब लाभ दिया रहता, छूट ज्ञात करना रहता, तब तो यह लगाना पड़ता ना, तब तो ये फेल कर जाता ना, तब यहां लगाना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा परसेंटेज दिया रहा अंकित मूल्य का लाभ का, तभी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका। तो इस पर दो तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं आप। तो इसका आंसर आ गया 10.5%, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। हाँ जरा देखिए गजब का प्रश्न है, कह रहा है a/b + b/a बराबर 1 दे रखा है, दे रखा ना। तो क्या हो जाएगा a² प्लस, यहाँ पर क्या आपको समझा देते हैं, ab एलसीएम हुआ तो a² + b² हुआ कि नहीं,
बराबर 1, ए बी उधर जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी, और ए बी को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0। हुआ कि नहीं? अब क्या पूछ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताओ। तो फार्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब जरा बताओ इसका मनवा 0 दे रखा है ना, तो ए प्लस बी गुणे 0 बराबर 0। इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना आया, 0 आया। ठीक ना? तो फार्मूला ये नोट कर लीजिएगा, और एक और फार्मूला लिखवा देते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये नोट कर लीजिएगा फार्मूला। और इससे सरलीकरण के भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो बनाएगा ए प्लस बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा, क्योंकि गुणा कर रहा तो इधर हो जाएगा बटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये सरलीकरण का क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ से ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर अगर एक की जगह पर अगर 2 दे देता है तब क्या करते, जरा देखिए। अगर दे देता ए बटा बी प्लस बी बटा ए बराबर 2, तो आप इस सब सवाल को मानने से लगाइए। तो माना ए बराबर भी 1 और बी बराबर भी 1। देखिए 1 बटा 1 1, 1 बटा 1 1 और 1 1 2। तब अगर पूछता है महाराज ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताओ, तो 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब बराबर 1 का क्यूब 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अगर पूछता ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान बताओ, तो 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब कट करके कितना आ जाएगा, 0। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर क्वेश्चन पूछ देता ए क्यूब प्लस 1 बटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 बटा बी क्यूब, अगर एक क्वेश्चन पूछ देता तब तो 1 और 1 2 और 2 1 3 1 4, तब इसका आंसर हो जाता 4। तो सब दिमाग वाले भी प्रश्न है, तो ऐसे एक प्रश्न बता और दिए। ठीक है ना? और नोट कर लीजिएगा ऐसे फार्मूले को। ठीक है? और इस सरलीकरण में खूब ज्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चन। और आपको पता भी होगा इस समय एग्जाम में सरलीकरण के क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछे जा रहे हैं, नहीं पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, है ना? चला देखिए अगला क्वेश्चन करा है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24 30 और 40 दिन में करते हैं। ए है, बी है और सी है। 24 दिन में और कितना हो, 30 दिन में और 40 दिन में। इसका सबसे पहले आप ले लेंगे कितना, क्या एलसीएम। तो ये कितना बार ये इसकी क्षमता निकालेंगे, तो 120 से 24 काटेंगे। ये एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा, तो 120 से 24 को काटेंगे तो ये आएगा 5, और इसकी क्षमता आएगी 4 और इसकी क्षमता आएगी 3। बोलिए आएगी कि नहीं? एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन सकता था कि तो जरा बताइए, अगर ये 24 दिन में काम कर रहा, बी 30 दिन में और सी 40 दिन में, तो कुल कमावा तीनों लोग मिलकर के कितने दिन में खत्म करेंगे? तब आपका आंसर हो जाता है 120 बटा 5 4 9 और 9 3 12 अर्थात 10। तब उत्तर होता 10 दिन में तीनों हम खत्म करेंगे। लेकिन ये तो नहीं पूछा था, इन्हें ना पूछा था। तो देखते हैं पूछा क्या था, तो आपको बता दे रहा, अगर कभी भी कार्य छोड़ने से कुछ दिन पहले की अगर बात हो, दिमाग में नोट करिएगा, कार छोड़ने से कुछ दिन पहले की अगर बात हो, कार छोड़ने से कुछ दिन पहले की बात हो, तो ध्यान दीजिएगा कि कौन कमाओ छोड़ रहा है। तो इसमें देखिए जरा कौन कमाओ छोड़ रहा है, सी छोड़ रहा है ना 4 दिन पहले, तो सी है ये है, तो सी 4 दिन पहले छोड़ रहा है। इसका मतलब है 4 ही और 3 ही, क्योंकि एक दिन हम 3 काम कर रहा था। तो अगर ये किया होता तो 4 3 12 काम किया होता कि नहीं? बताइए 12 काम किया होता कि नहीं? अगर ये गधावा छोड़ा ना होता सी, तो 4 दिन में 3 कमा कराना होता, तो इसका मतलब 12 कमा किया होता है। तो जब 12 कमा किया होता उस समय तब आपका कुल कमा हुआ होता 120 प्लस 12 अर्थात 132 काम हुआ होता। बस अब 132 अब बटा कुल कर लीजिएगा, 5 4 9 और 3 12, तो 12 का नंबर 12 और 1 आया 12 का नंबर 12, 11 दिन लगेंगे। अब बताइए ए समझ गए आप कि जो कमाओ छोड़ा है उसको गुणा कर लीजिए उसकी क्षमता से और उतना कमाओ कुल वाले में जोड़ दीजिए। तो कह दीजिए अगर मान लीजिए सर बी भी छोड़ दिया होता, तो अरे महाराज तो बी का भी का, अगर मान लीजिए बी भी 3 दिन पहले छोड़ दिया होता तो 3 चौके 12 इसका भी हो जाता, 3 चौके 12 इसका भी होता, 12 12 24, इसमें 24 जोड़ दिए होते हैं। और क्या करते हैं 5 4 9 3 12 से भाग दे देते, तब आंसर आ जाता है। यानी ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हुआ काम छोड़ने के पहले 3 साल पहला टाइप का फल बताया कि तीनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे, पहला ये। दूसरा कि काम छोड़ने के पहले वाला जब भी रहेगा तो ध्यान दीजिएगा कि जो छोड़ेगा
उसकी क्षमता में गुणा कर दीजिएगा उतने दिन का, और कुल कमाओ में जोड़ दीजिएगा और इसकी क्षमताओं से जोड़ करके भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और एक और सवाल इसी पर बता देते हैं। अगर कह दे कि ए 5 दिन तक काम किया, उसके बाद फिर छोड़ दिया। अब काम छोड़ने के पहले नहीं, शुरुआत से 5 दिन काम किया, उसके बाद से इसको कुछ जरूरी पड़ गया, छोड़ दिया, तो 5 दिन अगर काम किया होगा तो 5 × 5 = 25, यानी 25 काम कर चुका, तो बचा कितना तब 95 आपका काम बचा। अब वो 95 का मतलब कहेगा कि कौन लोग करेंगे, तो बी और सी अगर कह दे करेंगे, अगर कहा कि वो कमा केवल बी और सी करेंगे, तब आपका हो जाएगा बटा 7। अगर केवल कहे बी और सी करेंगे तो ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, और आपके पूछता भी है, ठीक है। तो बस ऐसे क्वेश्चन हो गए। तो इसका आंसर आया 11 दिन। आंसर क्या था? 11 दिन। तो काम छोड़ने वाला सवाल अब आप समझ गए होंगे, है ना। हाँ, अगले क्वेश्चन पर जरा देखिए। एक क्वेश्चन क्या करा है, करा एक व्यक्ति अपनी 75% राशि अपनी पहली बाजी में 75% राशि अपनी पहली बाजी में, मान लेते हैं कि कुल राशि उसका 100 रुपया है, तो 75% बाजी में, दूसरी बाजी में 75, तीसरी बाजी में, मतलब कुल बाजी में 75 हार रहा है, और शेष का, किसका? शेष का। तो कुल मान लेते हैं रुपया 100 था, 75 हार गया, तो बचा कितना? 25%। काहे ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अंतिम में देखिए बचा हुआ दे रहा है 2 रुपया, तो जब बचा हुआ दे रहा है तो बचे हुए पर काम करेंगे। तो 75 हार गया तो बचा 25, इसका फिर 75 हार गया तो बचा 25, फिर इसका 75 हार गया तो बचा 25, 3 बार हारा है और ये 2 रुपया के बराबर है। तो बस 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 दूना 128, उधर भाग हो जाएगा ना, तो 128, यानी उसके पास कुल कितना रुपया था? 128 रुपया था ना। और अगर क्वेश्चन ऐसे दे देता, यहाँ पर जब भी शेष का कहेगा तो गुणा करते हुए चले जाइएगा। लेकिन अगर ऐसे कहता कि यदि कोई व्यक्ति 10% भोजन पर, 40% किस पर खर्च करना चाहते हैं? मोबाइल पर मान लेते हैं, और 20% कार पर, अगर कुल खर्च कर रहा और बच रहा है उसका 300 रुपया, तो कहा कि उसके पास कुल कितना रुपया था? तो ये सवाल दूसरा वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेष का बोल रहा है, शेष का जब कहेगा तो गुणा करते हुए चले जाइएगा। आज जब कहेगा 10% भोजन पर, अब शेष का नहीं, 10% भोजन पर, 40% मोबाइल पर, 20% कार पर, तो सीधा जोड़ लीजिएगा 20, 40, 60, 10, 70, तो 70% इस पर, तो बचा कितना? 30%, तो 30% बराबर 300 के, तो 1% बराबर कितना हो गया? 10 रुपया, तो 100% बराबर 1000 रुपया है। इसका मतलब उस समय 1000 था। तो ध्यान दीजिएगा, अगर शेष लगाएगा तो आपको ऐसे काम करने हैं, शेष नहीं लगाएगा तो सभी परसेंटेज को जोड़ लेने हैं, और बचत अगर दे रखा है तो बचत हुआ 30%, अरे भाई 70% खर्च कर दिए तो 30% बचा, तो 30% तो 300 रुपये बराबर है, तो हमने 100% निकाल लिया, क्योंकि 100% ही हमारा आय होता है। बस, तो इस पर 2 सवाल बनते हैं, ठीक ना, एक शेष का और एक सीधा सीधा दिया रहता है। हाँ, अगला देखिए कह रहा है, हाँ ऐसे सवाल को जरा देखिए, पढ़िए। अनुपात वाला सवाल रहता है ना, तो बिल्कुल इसमें डरने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है भैया? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। फार्मूला लिख करके थोड़ी देर आराम करिए, अभी सवाल पढ़ लिए। देखिए क्या कर रहा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन, और साधारण ब्याज में 10:3 का अनुपात है। जो अनुपातवा दिया रहता है ना, सीधे उसको वही लिख लिया करिए। क्या कर रहा है, मूलधन 10 के अनुपात में है, तो मूलधनवा 10 के अनुपात में है, और बेजवा है 3 के अनुपात में, तो बेजवा लिख दीजिए सीधे 3 रुपया, और मूलधनवा लिख दीजिए सीधे 16 लिख दीजिए 10 रुपया, बस ठीक है। और रेटवा दे रखा है 10%, समैया हमको ज्ञात करना है, और नीचे 100 है ही, 100 से 100 कट जाएगा, समैया है आपका 3 वर्ष। तो कभी भी अगर अनुपात वाला सवाल देगा तो 10:3 जैसे दिया था ना, तो 10 क्या था? मूलधन था, मूलधन की जगह पर हमने सीधा वही रख दिया मूलधन, और 3 ब्याज था तो सीधा 3 रख दिया, बस बात खत्म, ठीक ना। तो फार्मूला नोट कर लिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए क्या करा है। हाँ, इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं 3 तरीके से बता देते हैं इस सवाल को। कितने तरीके से? 3 तरीके। देखिए क्वेश्चन क्या करा, एक विक्रेता 6 रुपए में 7 केला खरीदता है, 6 रुपए में 7 केला। देखिए, तो एक केले का पहले क्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए, एक केले का क्रय और एक केले का विक्रय।
तो अगर एक केले का क्रय ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 6/7, और एक केले का विक्रय ज्ञात करेंगे तो 7 रुपया में 6 खरीद रहा है तो 7/6 हो ना जाएगा। बस अब यही करना है, तिरछी तिरछा गुणा कर दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 36 और यहाँ आ जाएगा 49। तो इसका सही मायने में ना इसका अनुपात ज्ञात करना होता है। क्या अनुपात? तो इसमें क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, 6 से, इसके वाले हर से। तो 6 से गुणा कर देंगे तो 6 6 36, नीचे 42 आ गया। इधर 7 से गुणा कर देंगे 7 7 49, 42 आ गया। 42 से 42 हट जाएगा तो 36 अनुपात 49। अब समझ में आया? तो 36 रुपया का है महाराज क्रय है, 49 रुपया का है विक्रय है। तो लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ निकालते हैं क्या, क्रय माइनस विक्रय माइनस क्रय बटा क्रय गुणे 100। तो विक्रय कितना है 49, तो 49 में 36 जा 13 बटा 36 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 1300/36। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 36.1% क्या हो रहा है, लाभ। ठीक है ना, 36.1%। अच्छा ये तो हुआ पहला तरीका। अब समझते हैं दूसरा तरीका। देखिए क्या कर रहा है यहां पर। अब देखिए एक दिया है रुपया और एक दिया है वस्तु। तो कर रहा है रुपया दे रखा है, वस्तु दे रखा है, और यहाँ पर लिखिए क्रय और यहाँ पर लिखिए विक्रय। तो देखिए 6 रुपया में 7 वस्तु क्या किया है, क्रय किया है, और 7 रुपया में 6 वस्तु बेचा है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। किसी एक को बराबर कर लीजिए। किसको बराबर करना चाहते हैं, दोनों को बताएंगे, दोनों को बताएंगे। यानी यहाँ पर एक और तीसरा तरीका भी लिख देते हैं तुरंत, रुपया वस्तु, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, क्रय विक्रय। यहाँ पर वही चीज 6 रुपये में 7 और 7 रुपया में 6। तो पहले के वाले में रुपया बराबर करिए, तो रुपया बराबर करेंगे तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 7, तो इसमें भी 7 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा बराबर करने के लिए रुपया को, 6, तो इसमें भी 6 का गुणा करना पड़ेगा। बोले करना पड़ेगा ना। तो 7 6 42 और 7 6 42, रुपया रुपया बराबर हो गया। जब रुपया रुपया बराबर हो गया तो वस्तु देखिए बचा है, तो कितना हो गया वस्तु, ये हो गया 49 और ये हो गया 36। तो दोनों का अंतर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा अंतर 13। और आपको पता है वस्तु वाली कंडीशन में हमेशा जो विक्रय होता है वो नीचे होता है। तो विक्रय क्या है 36, तो 13/36 गुणे 100, और इसी को सॉल्व किया तो आया ना 36.1% लाभ। इसे आप 36 से 1/9 भी कहते हैं। वही यहां पर देखिए, अब यहां पर रुपया ना बराबर करिए, वस्तु बराबर करिए। तो देखिए वस्तु में कितने का गुणा कर देंगे, इसके नीचे वाला यानी 6 का, तो इसमें भी 6 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें कितने का गुणा करेंगे 7 का, तो इसमें भी 7 का गुणा करना पड़ेगा। काहे ऐसा किया है, 7 6 42, 6 7 42, वस्तु बराबर हो गया। अब रुपया देखिए ये हो गया 36 और ये हो गया 49। क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है ना, तो क्रय है 36, विक्रय है 49, तो दोनों का अंतर लेंगे तो क्या हो जाएगा 13 बटा क्रय मूल्य न होता है, रुपया में क्रय मूल्य होता है, अब वस्तुआ में विक्रय नीचे होता है, याद रखे रहिएगा। तो बटा 36 गुणे 100, और इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका। तो 3 तरीके हैं, लेकिन सबसे जल्दी में लगाने का ये तरीका है, तो ऐसे सवाल को लगा लिया करिए। ठीक है ना। तो 3 तरीके से सवाल को आप समझ सकते हैं। चलिए अब ये भी प्रश्न हो गया। अब अगले सवाल को समझते हैं और देखते हैं कि आपका अगला सवाल क्या है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। ठीक है ना। मैथ से क्या ना डरना नहीं है, आपको क्या करना है, बस सवाल लगाने हैं, और सबसे पहले जो सवाल आए ना उसको लगाने हैं। जो नहीं आ रहा कुछ देर के लिए उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके चक्कर में ना बाकी आप छोड़ दे रहे हैं। तो जो आ रहा है उसको लगाइए, जो नहीं आ रहा कुछ देर छोड़िए, वो आ जाएगा आपको। ठीक है ना। बस अगले क्वेश्चन पर जरा देखिए, नावधारा का क्वेश्चन है। तो नावधारा का क्वेश्चन है, तो नावधारा में आ जाते हैं। देखिए क्या कर रहा है, तो आपको बताया चाल बराबर क्या होता है भैया, सिंपल सा चीज कर दीजिए, दूरी बटा समय होता है। तो देखिए क्या कर रहा है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। तो मान लेते हैं कि नाव x चाल से जा रही है, धारा y से चाल से जा रही है। तो जब विपरीत होता है तो विपरीत चाल क्या होता है, विपरीत चाल होता है x - y। बोलिए होता है कि नहीं। नाव में से धारा घटाते हैं ना, तो विपरीत चाल होता है x - y, या चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी दे रखा 3/4 किलोमीटर माने 750 मीटर। तो बटे समय या कितना लग रहा है भैया, 15 मिनट लग रहा है। समीकरण नंबर 1। डरिए मत समीकरण से, अभी बता रहे हैं आपको। अब दूसरे बार में क्या जा रहा है, समान जा रहा है क्या, तो समान जाएगा तो चाल क्या हो जाता है, x + y चाल हो जाता है समान में, है ना। अब कितना दूरिया कर रहा, वही दूरिया वापस आ रहा है तो 10 मिनट लग रहा है। वही दूरिया माने 750 अब बटे 10, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 आप बटा 1 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x + y बराबर हो जाएगा 750 बटा 10,
और ये हो जाएगा x माइनस वाई, इसके नीचे हो जाएगा और इसके नीचे हो जाएगा 750/15। ये इससे कट जाएगा, बगल का बगल में, नीचे का ऊपर ऊपर में गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15/10, तो ये हो जाएगा 5 × 15, 5 दूना 10। तो आपका आ गया क्या। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप सवाल को। एक तो वो तरीका है जब दो का इधर उधर गुणा करिए तो 2x क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y, माइनस वाले को उधर भेज दीजिए प्लस वाले को उधर भेज, तो -3 और 2 यानी क्या हो जाएगा 5y, और ये उधर जाएगा तो -2 यानी क्या हो जाएगा x। तो ये हो जाएगा 5 बराबर x/y, क्योंकि y इधर क्या कर रहा है गुणा कर रहा है तो उधर भाग करेगा, तो हो जाएगा 5/1 यानी 5:1 आ गया पहला तरीका। एक और तरीका बताते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का नाम सुने हैं, योगांतरानुपात। क्या योगांतरानुपात का नियम। योगांतरानुपात का नियम क्या कहता है, जरा सुनिएगा क्या कहता है, बहुत धीरे से सुनिएगा। 3/2 दे रखा ना। योगांतरानुपात का नियम कहता है कि दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को घटा दीजिए जब सेम रहे, यानी x प्लस वाई और x और y बस चिन्ह का अंतर रहे, ठीक ना। तो देखिए योग अंतर अनुपात, इसी वजह से इसका नाम है योग अंतर अनुपात, योगांतरानुपात। तो इस कंडीशन में जब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए y से y कट जाएगा तो x से x मिलकर के ऊपर बचा 2x। बोलिए बचा कि नहीं। अब जब घटाएंगे, हमने क्या बोला पहले जोड़िएगा, ऊपर जोड़ दिया, नीचे क्या करना घटाना है, तो x प्लस वाई में से इसको घटाएंगे तो x से x कट जाएगा, y और y 2y। तो यहाँ पर भी वही कमा करेंगे तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाए, अनुपात क्या आया 5:1। और ये क्या पूछ रहा है, ये x और y है ना, तो नाव और धारा में अनुपात। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, चाल का धारा से अनुपात बताओ। तो क्या उसकी चाल का माने, उसकी माने किसकी, नाव की, तो नाव की चाल का धारा से अनुपात बताओ। तो धारा से अनुपात क्या है आपका 5:1, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर। चलिए तो ये हो गया आपका थियरी। तो देखिए क्या था इसमें 4 बराबर दूरी बटा समय था, अनाव धारा का कॉन्सेप्ट अभी पिछले वाले बी क्लास में बताए थे, है ना। चलिए अब कुछ अगले क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। हाँ इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, थियरी क्या है, इसमें काम कर रहा है, कह रहा 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस क्या है भैया 2z का होल स्क्वायर बराबर 0। तो कभी भी अगर ऐसा दिया रहा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अगर बराबर 0 अगर दे रखा है तो यहाँ पर जान लीजिए p बराबर 0 होता है और q बराबर भी 0 होता है। अर्थात ये नियम होता है, नोट करिएगा इसको। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर अगर 0 दे रखा है तो p बराबर 0 और q बराबर अलग अलग 0 हो जाता है। तो कंडीशन क्या बना यहाँ पर, तो जब ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 0 तो है बराबर 0, यानी 2x माइनस वाई बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 2x बराबर y। और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा 3y माइनस 2z बराबर 0, तो 3y बराबर 2z हो जाएगा। तो y इधर जाएगा तो x बटा y बराबर हो जाएगा, इधर क्या बचा 1 और इधर 2 इधर गुणा कर रहा था इधर भाग करेगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा y बटा z इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। अब ये देखेंगे कि इस वाले में और इस वाले में कौन कॉमन है, तो y कॉमन है। y का ऐसा यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर भी y का ऐसा 2 है, मजा आ गया। अगर नहीं रहता तो बराबर करते, बराबर है तो मजा आ गया। तो क्या अनुपात हो जाएगा x अनुपात y अनुपात z 1:2:3, और ये आपका आंसर हो गया। तो इस नोट को लिखिएगा, इस नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नोट नहीं रहता तो फिर सवाल को लगाने में परेशानी में हो जाती है। इसका आंसर हुआ 1:2:3 हुआ ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 2000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 रुपये हो जाती है। देखिए 2000 रुपये की राशि है, एक बार हो रही है 4000 2 वर्ष में, और एक बार हो रही है n वर्ष में, मान लेते हैं 8000। तो देखिए कंडीशन क्या होता है, देखिए ये 2 वर्ष में हो रही है ना, तो देखिए कैसे लिख रहे हैं 2000 बटे 4000 पर ये जो 2 वर्ष है इसको 1 बटा घात के रूप में लिखिएगा, यानी 1/2। क्लियर है 1/2 1/2। और यहाँ पर वैसे क्या करिएगा 2000 बटा 8000, इस पर n वर्ष है तो 1/n, बस इसको काट लीजिए। 2 दूना 4, 2000 और ये कितना बार में कटेगा 4 बार में, तो क्या हो जाएगा 1/2 पर कितना 1/2 घात, और ये हो जाएगा 1/4 पर कितना 1/n घात। तो 1/2 पर 1/2 घात हुआ, और इसको 1/4 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पर
1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसको 1/4 आ जाएगा। तो क्या कर देंगे 1/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि हो जाएगा 2/n, वही स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो 2/n, क्योंकि घातों का घात होने पर घातों का गुणा करते हैं। तो ये देखिए आधार बराबर है तो घात भी क्या हो जाएंगे बराबर, तो 1/2 बराबर 2/n, तो तिरछा गुणा होगा तो n बराबर आपका आ जाएगा 4 वर्ष, अर्थात ये जो आंसर आया 4 वर्ष। तो ये समझ में आया आपको क्या करने हैं? बस जो भी समय दिया रहेगा, ये जो रुपया हो रहा है 2000 एक बार 4000 हो रहा है, 2000 एक बार 8000 हो रहा है, तो कितने वर्ष में? तो 2000 बटे 4000 करना है, 1/, के रूप में लिखना है। 2000 8000 करना है तो 2000 बटे 8000 1/, के रूप में लिखना है। बस बाकी को सॉल्यूशन है, सॉल्व कर लेना है, बाकी तो सरलीकरण हुआ ना। और हम हमेशा बार बार कहते हैं कि मैथ का पहला लाइन, इसका 4 वर्ष उत्तर हुआ, मैथ का पहला लाइन कॉन्सेप्ट होता है और उसके बाद से सरलीकरण होता है, और दोनों को अगर अच्छे से आपको कॉम्बिनेशन बन गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, ना कोई रोकने वाला होगा आपका एग्जाम निकालने में, ठीक है ना। आइए देखिए जरा ये क्या कर रहा है, कह रहा 2 लड़कों का आयु। इस सवाल को हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं, देखिए बेसिक मेथड से आप लगा सकते हैं, ठीक ना, नहीं लगा पाएंगे तो भी हम बता दे रहे हैं, लेकिन इस सवाल को हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं। कह रहा 2 लड़कों की आयु का अनुपात, यानी वर्तमान वाला दे रखा है, कितना दे रखा है वर्तमान, 3:4, और क्या हो जा रहा है कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। ध्यान से सुनिएगा, 3 वर्ष बाद डायरेक्ट लगाना है इस सवाल को। 4:5 हो जा रहा है, तिरछा गुणा कर लीजिए, 5 × 15 और 4 × 4 16, तो 15 और 16 का अंतर निकालिए, आया 1, इसको नीचे रखना है। जो अंतर आएगा उसको नीचे रखना। हमने क्या बोला, जो वर्तमान है आज जो कुछ साल बाद हो रहा है, ये हो रहा है ना, ये वर्तमान है, ये हो रहा है, तो इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, तो 5 × 15 और 4 × 4 16, अंतर आया 1 नीचे रख दीजिए। जितने वर्ष बाद कहेगा उतने का गुणा कर दीजिए। वर्तमान अगर इसका पूछ रहा है तो 3, यानी आ गया 9। अगर ये ए है और ये बी है तो ए का आ गया वर्तमान आयु 9, और अगर ये ए का हुआ है और अगर बी का ज्ञात करना होगा तब क्या हो जाएगा, अंतर 1 है और ये है 3 वर्ष बाद कराना, तो 3 वर्ष बाद गुणे 4, यानी कितना हुआ जी 12 वर्ष। यानी सवाल यही बन सकता था अगर पूछ देता कि दोनों लड़कों की आयु का योग कितना है, तो 12 9 21। पूछ देता पहले लड़के की आयु कितनी है 9, दूसरे लड़के की आयु कितनी है 12, ये सब सवाल बन सकता है। लेकिन ये नहीं पूछा है, पूछा क्या है 21 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसमें 21 जोड़ दीजिए, इसमें 21 जोड़ दीजिए और आंसर आप बता दीजिएगा। 21 जोड़ करके जो अनुपात आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बस, तो ये सवाल हुआ डायरेक्ट। अगर कह दीजिए 3 वर्ष पहले देता तो भी हम 3 से ही गुणा करते, ध्यान से समझिएगा, तो भी हम 3 से ही गुणा करते। तो बस हमने क्या किया, तिरछा गुणा कर दिया, अंतर हमेशा नीचे लिखेंगे और जितने साल बाद कहेगा उतने का गुणा कर देंगे। पहले वाले में करेंगे वर्तमान आ जाएगा, दूसरे वाले में करेंगे तो उसका वर्तमान आ जाएगा, जो आ जाएगा। फिर 21 साल बाद पूछ रहा था, 21 साल बाद बता दीजिए, ठीक है, धूमधाम से बताइए, कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी इसका बेसिक मेथड भी होता है, ठीक है, इसका बेसिक मेथड भी बता दिया जाए। चलिए रुकिए, बेसिक मेथड भी बता देते हैं। तो क्या था, देखिए 3/4, तो 3x मान लेते हैं और अगला 4x मान लेते हैं। कह रहा 3 साल बाद, तो 3 इसमें भी जोड़ दीजिए, 3 इसमें भी जोड़ दीजिए, कितना हो जा रहा है 4/5 हो जा रहा है। ये इसका बेसिक मेथड है। यहाँ से जो x आ जाएगा वो x है, उसके बाद फिर एक उम्र 3 है, 3x है, एक 4x है, तो x की वैल्यू ला करके यहाँ पर रख दीजिएगा, x की वैल्यू, ठीक है ना, सॉल्व कर लिया जाए। 5 × 15x आप प्लस 5 × 15 बराबर 4 × 16x आप प्लस 4 × 12 है, उधर चला जाएगा और इधर आ जाएगा, तो 15 में से 12 जा 3, x बराबर 3। बोलिए आया कि नहीं, तो 9 आ गया, 3 × 3 = 9, आई 12 आ गया, आया ना। बस अब 21 साल बाद कर रहा तो इसमें 21 जोड़ दीजिए, इसमें भी 21 जोड़ दीजिए, अनुपात ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो हो गया आपका बेसिक मेथड। अब अगला फल देखिए जरा सा, क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी कर दी गई। तो देखिए नोट करके लिखिएगा, अभी बोले हैं प्रभावी परसेंटेज बराबर क्या होता है, a + b + ab/100। कभी कभी क्या करता है ना, प्रभावी परसेंटेज दे देता है, कहता है कि कुल परसेंटेज अगर 15% है, अगर पहला छूट 15% हो तो दूसर का बताइए, कुछ ऐसा दे सकता है, ठीक ना। तो दूसर का ऐसे सॉल्व कर लेंगे, तो दिमाग में रखे रहिएगा। कभी कभी प्रभावी परसेंटेज दे देता है, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभावी परसेंटेज ने दिया, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 20 पहले वृद्धि हो रहा है तो +20, और -20 पहले कमी हो रहा है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा 20 × 20/100, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो कितना आ रहा है -4%। माइनस का मतलब होता है हानि हो रहा है। और ये सवाल किस पर बन सकता है, देखिए वेतन पर बना है, ये वेतन पर बना है, आयत के क्षेत्रफल पर हो सकता है।
आज के क्षेत्रफल में कहा कि यदि लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, 20% की चौड़ाई में कमी कर दिया जाए, तो ओवरऑल उसके क्षेत्रफल में आज के क्या होगा, 4% की कमी होगा। तभी यही सवाल लगाएंगे, इसी जैसा लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये 2 प्रश्न हो गया वेतन पर और इस पर जनसंख्या में। अगर किसी गांव की जनसंख्या पर 20% की वृद्धि हो रही है, फिर 20% की कमी हो रही है, कुल प्रभावित जनसंख्या क्या होगा, 4% की कमी हो जाएगी। दूसरा बात, ठीक है ना। तो ये सब कहीं भी प्रश्न बन सकते हैं, आयतन पर जनसंख्या, अरे सॉरी, वेतन पर, जनसंख्या पर, क्षेत्रफल पर, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए, है ना। ये गर्मी बहुत तगड़ा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं। कर रहा है गोले का, तो गोले का हम सबसे पहले आपको आयतन लिख दें। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है, आयतन, गोले का आयतन। अगर बात करें गोले का संपूर्ण पृष्ठ अगर बात कर रहे हैं तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। अगर अर्धगोले का बात कर रहे हैं तो अर्धगोले का होता है 2/3 आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अगर अर्धगोले का अगर पृष्ठ ज्ञात कर रहे हैं तो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये सब नोट कर लीजिएगा, ये सब फार्मूले हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, कभी भी एक चीज बता दे रहे हैं, अगर कभी भी पिघलाने वाला क्वेश्चन दे, कभी भी याद करिए, पिघलाने वाला अगर क्वेश्चन दे रहा है तो जिससे पिघलाया जा रहा है, आज जो पिघलाया जा रहा है वो नीचे रहेगा, आज जिसको पिघलाया जा रहा है ऊपर रहेगा। मतलब बाप ऊपर रहेगा, बेटा नीचे रहेगा। तो बाप कौन है, जिससे बनाया जा रहा है, बेटा कौन है, जो बन रहा है। तो क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जरा, 4/3 पाई आर का मनवा। यहाँ पर देखिए आर का मनवा कितना है, दे रखा है 16 सेंटीमीटर व्यास। तो डी बराबर 16 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बोलिए हो जाएगा कि नहीं। तो हो जाएगा ये कितना, 8 का क्यूब। कोई दिक्कत। तो ये हो गया बाप। अब बाप कहाँ है, ऊपर। अब देखिए काम को बनाना, छोटा गोला बनाना है, तो वो कहाँ रहेगा, नीचे। कभी भी संख्या ज्ञात करेंगे तो संख्या ज्ञात करने का यही तरीका है कि बाप ऊपर रहेगा, बेटा नीचे रहेगा। अगर गोले की जगह पर शंकु दे देता तो शंकु का आयतन लिखते, बेलन दे देता तो बेलन का आयतन लिखते। जो बनाना है, जो बनेगा वो नीचे, आज इससे बनेगा वो ऊपर, बस। बाकी सब कुछ प्रश्न में दिया रहेगा। तो देखिए, तो इसका भी हो जाएगा 4/3, गोलन बनाना है तो इसका भी 4/3 पाई, और आर का मान कितना इसमें है, 2, तो 2 का क्यूब। बस ये इससे कट जाएगा पूरा का पूरा। एक कितना हो जाएगा, 8 × 8 × 8, आ नीचे 2 × 2 × 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 4 चौके 16 चौको 64। छोटका 64 गोला बनाया जा सकता था। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको पाई का मान 22/7 दे करके भरमा रहा है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर पिघलाने वाला फल देगा तो जो बाप रहेगा, मतलब जिससे बनेगा ऊपर रहेगा, और जो बेटा मतलब जो बनेगा वो नीचे रहेगा। कभी भी अगर इसमें से कभी भी ऐसा होता ना कि शंकु और गोले दोनों में एक प्रश्न बना दिए जाते हैं, ऊंचाई पूछता है तो उनको बराबर करना है, वहां पर आयतन क्या करना, बराबर करना। और हमेशा आयतन को ही पिघलाया जाता है, ये ध्यान रखना। और आयतन होता क्या है, जो जैसे ये इसका आयतन क्या है, इस वायुमंडल में जितना स्थान ग्रहण कर रही है, कवर कर रही है, ले रही है, घेर रही है, यह इस वस्तु का आयतन होता है। ठीक है, तो नोट करके फार्मूला भी लिख लीजिएगा। और पिघलाने वाला फल अब आपको भूलेगा नहीं, आपको क्या करना है, बाप बटा बेटा। ठीक है, बस ये हो गया। कुछ और क्वेश्चन है, कुछ उसको भी लगा लें, है ना। कहा जाता है, एक बात आपको बता रहे हैं, कहा जाता है कि अगर 1 फुट गड्ढा 100 जगह अगर खोदोगे ना तो पानी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर 1 फुट, वो जो 100 जगह जो आप खोद रहे हैं ना, वो एक ही जगह अगर खोदिए 100 फुट गड्ढा तो पानी जरूर निकलेगा। तो आप अभी कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करिए, 100% सफलता आपकी होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए तो ये अगले प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न का क्वेश्चन को हम आपको बता देते हैं, आंसर आप बताइएगा। देखिए क्या करा है, 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे 2 पाइप को बराबर टुकड़े में इस प्रकार काटा जाए कि हिस्सा शेष न बचे। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या ज्ञात करते हैं, मौसा क्या, मौसा क्या, मौसा क्या, मौसा। तो मौसा ज्ञात करते हैं तो 1.5 मीटर और 1.2 मीटर, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/10, ये हो जाएगा 12/10। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा, देखिए आपको बताए थे ना, भिन्न का मौसा ज्ञात करने के लिए, भिन्न का मौसा ज्ञात करने के लिए आप तो डायरेक्ट बता सकते थे आंसर देख करके। तो भिन्न का मौसा होता है अंश का मौसा बटे हर का लौसा। और अगर भिन्न का लफा पूछना होता तब अंश का लफा बटे हर का मफा हो जाता, तो फार्मूला बन जाता है। तो इसको हमें ज्ञात करना, क्या हो जाएगा, 15 और 12 का क्या हो जाएगा भैया, मौसा हो जाएगा, आ बटे 10 और 10 का क्या हो जाएगा, लौसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 15-12 का मौफा हो जाएगा 3, आ बटा 10 तो कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर। यही हो जाएगा कि हिस्सा शेष नहीं बचेगा। अच्छा, इस पर टाइल्स वाले प्रश्न बनते हैं।
टाइल्स वाले कमरे में बनता है कि 12x16 का कमरा है, 12x16 का क्या है, कमरा है। इस पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, कुल कितने टाइल्स बिछेंगे, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या था। 12x16 का कमरा है, वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, कुल कितने कमरे बैठेंगे। इसका सबसे पहले जो 12x16 दिया रहेगा इसका आप क्या ज्ञात करेंगे, मौसा। क्या ज्ञात करेंगे, मौसा। दोनों का मौसा कितना आया जी, 4 आया। बस अब देखिए कमरा आपका कैसा है, आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल। टाइल्स कैसा बिछाना है, वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल माने कमरा है आपका, अब वर्ग का क्षेत्रफल माने टाइल्स है आपका। तो यही ना बोले हैं, ई बाप है आई बेटा है, संख्या ज्ञात करने का यह नियम है, अभी बताए हैं। तो क्या हो जाएगा, ई 12x16 आई वर्ग का क्षेत्रफल, एक तो भुजा आया 4, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 गुणे 4, तो 4 तिहाई 12 और 4 चौको 16, तो 4 तिहाई 12 टाइल्स बिछेंगे उस कमरे में। किस कमरे में, जो 12x16 का कमरा है। याद रखे रहेगा, टाइल्स वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हो गया इसका आंसर। तो 2 प्रश्न थे, दोनों प्रश्न आपको बता दिए गए। तो ऐसे प्रश्न में मौसा ज्ञात करना होता है आपको। और टाइल्स वाला क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता रहता है, ठीक है। हाँ देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर 8 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का औसत, 8 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 23/2। कितना, 23/2। औसत आपको बताया हमेशा कहाँ होता है, बीच में। कहाँ, बीच में, कहाँ, बीच में, कहाँ, बीच में। तो 4 संख्याएं यहाँ पर लिखिए इधर, 4 संख्याएं इधर। औसत कहाँ होता है, बीच में। तो इसका मतलब 4 उधर 4 इधर, और कैसा संख्या है, क्रमागत ना। तो ये देखिए 23/2 को आप लिख सकते हैं कितना, 2 × 2 और 2 × 2 n होगा 0.5। इसका मतलब है आप इसको 23/2 को लिख सकते हैं 11.5। बोलिए लिख सकते कि नहीं। तो 11.5 क्रमागत कौन आएगा, पूर्ण संख्या 12 और अगमा 13, ये 14 और ये 15। नहीं समझे, 8 ठो क्रमागत संख्या है ना, तो औसत बीचवा में होता है। 4 उधर कर दिए, 4 इधर कर दिए, बीचवा में 11.5 के बाद से पूर्ण संख्या कौन होती है, जो क्रमागत संख्या, तो 12 ना होगा बस। और इधर क्या हो जाएगा, 11, 10, 9, 8। अब क्या पूछ रहा, प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत बताओ। तो 8, 9, 10, तो क्या कर देंगे, 8 + 9 + 10/3 जोड़ेंगे तो 10, 9, 19, 8, 27/3 अर्थात 9 आपका आंसर हो गया। हो गया ना। इस प्रश्नों को ऐसे भी पूछ सकता था, कैसे, ऐसे कैसे कि अगर 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 11.5 है तो शुरू से पहला और अंत से पहले का औसत बताओ। तो हम आपको बता दें, जरा देखिए 15 + 8/2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 23/2। इसी को कहते हैं 11.5। कहेंगे ना, ये क्या हुआ, इसका मतलब ये तो बीचों वाला आ गया। तो यही तो नोट है, नोट करके लिखिएगा कि कभी भी अगर औसत दिया रहता है तो शुरू से पहला और अंत से पहले का औसत वही होता है, शुरू से दूसरा अंत से दूसरे का औसत वही होता है, शुरू से तीसरा अंत से तीसरे का औसत वही होता है। इसका मतलब 1 + 2 + 3 +... अगर कहता है 501 का औसत बताओ तो क्या कर देंगे, 501 + 1/2 अर्थात 502/2। यही हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 251। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल दें तो पहले को और अंतिम को जोड़ दीजिएगा। और अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे कि शुरू से पहला, ऐसा लिख दे, यही सवाल लिख दे 1 + 2 + 3 501 कहते शुरू से तीसरा और अंत से तीसरा का औसत बताओ। अरे महाराज बतिया हुआ 1 और 1 501 को जोड़ दीजिएगा 251, उसका भी औसत आएगा। शुरू से 40वां अंत से 40वां का औसत भी 291 आएगा, 251। ठीक ना। तो ऐसे सवाल इसमें बनते हैं। तो ये सवाल हो गए, इसका भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। और नोट करके वो चीज़ को लिख भी लीजिएगा। नहीं लिखेंगे ना, नोट इसका बनाना चाहिए। नोट नहीं बनाते हैं आप लोग मैथ का, क्वेश्चन बनाना चाहिए। जो आपको डिस्टर्ब करता है क्वेश्चन ना, आप देखते होंगे वही परीक्षा में आ जाता है, फिर कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर देता है। नहीं करता है, कर देता है ना। अगला देखिए क्या करा है, 40% एल्कोहल की शक्ति वाले में 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलयन में, मतलब एल्कोहल है। कल तो मगन हो गए होंगे एल्कोहल सुन करके, है ना। तो एल्कोहल और पानी, तो 40% अगर एल्कोहल है तो 60% पानी होगा। इसका मतलब 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 2:3 के अनुपात में पानी होगा। कुल विलयन में कितना, 5 लीटर। कितना, 5 लीटर। इसका मतलब है कि 2 लीटर एल्कोहल हो गया और 3 लीटर हो गया पानी। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करा, देखिए करा 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो 1 लीटर पानी और मिला दो। तो अब कुल कितना विलयन हो गया, अगर यहाँ से यहाँ देखा जाए तो 6 लीटर ना हो गया। अरे 2 और 3 और 1 4, 6।
तो कुल 6 हो गया। क्या पूछ रहा है, अल्कोहल का फक्ति क्या होगा, माने परसेंटेज क्या होगा। तो अल्कोहल कितना है, 2 है। कुल क्षमता कितनी है, 6 है। परसेंटेज निकालते हैं गुणे 100 करके, 2 तिहाई 6, तो 100/3 यानी 33 से 1/3%। अगर पानी का परसेंटेज पूछता तब क्या हो जाता है, तो 4/6 गुणे 100, तब ये परसेंटेज आ जाता जो आप सॉल्व करते हैं, आ जाता ना। तो बस ये सवाल था आपका, जो मिलाना था उसको हमने मिला दिया। ये इसका आंसर है 33 से 1/3%। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 73 8 ए लिखा है ना, हाँ 6 को किससे काटा जाए, 11 से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 2 से काटने का नियम बताते हैं। तो 2 से विभाजित होने का नियम क्या है, इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से काटने का नियम क्या है, इसको नोट करिएगा। 3 से काटने का, सभी अंकों को जोड़ दो, सभी अंकों को क्या करना है, जोड़ देना है, और 3 से कट जाए। अगर 3 से कट जाए तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। कैसे, मतलब कहते हैं अगर पूछा कि बताओ 3 से कट जाएगी कि नहीं, तो अब जोड़िए इसको। 3 1 4 4 6 10 10 3 13 13 2 15 3 1 4 4 6 10 10 3 13 13 2 15 15 1 16 कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब 16 2 18, तो 18 3 से कट जाएगा, अर्थात इतनी बड़ी संख्या भी 3 से कट जाएगी। ये 3 से काटने का नियम हो गया। बस अगर कहें 4 से काटने का नियम, तो 4 से कटने का नियम होता है अंतिम 2 अंक देखो। क्या, अंतिम 2 अंक देखो, अर्थात हम पूछे बताओ 4 से कट जाएगा कि नहीं, केवल अंतिम 2 अंक देखो, यानी 64। बताओ 64 4 से कट जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो हम कह रहे हैं पूरा कट जाएगा, काट के देख लीजिएगा। ये 4 से काटने का नियम है। 5 से काटने का नियम क्या है, अंतिम अंक 0 और 5 होना चाहिए। 6 से काटने का नियम क्या है, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। 7 से काटने का नियम समझ लीजिएगा। 8 से काटने का नियम अंतिम 3 अंक देखा जाता है, अंतिम 3 अंक देखा जाता है। जैसे कि 4 में अंतिम 2 अंक देखे हैं, इसमें अंतिम 3 अंक देखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ सवाल हो गया। अब तो ये कटेगा कि नहीं, तो देखिए 3 अंक उठाइए, 8 से काटिए, 8 5 40, 8 1 9 8, कट गया। इसका मतलब पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। 9 से काटने का नियम क्या है, तो 9 से काटने का वही जो सभी अंकों को जोड़ करके यहाँ पर 3 से कट रही थी, 9 से कटनी चाहिए, ये 9 से काटने का नियम है। 10 से काटने का नियम क्या है, तो 10 से काटने का नियम है कि सबसे कटनी चाहिए 2 से और 5 से, 2 से और 5 से। अब बात आते हैं 11 से नियम क्या है। तो 11 से नियम है एक एक अंकों को छोड़ करके जोड़िए। क्या बोले हैं, एक एक अंकों को छोड़ करके जोड़िए। देखिए इसको एक अंक छोड़ दिया, इसको जोड़ दिए, तो 7 8, देखिए 7 + 8 + 6 कितना आया, 8 7 15 15 6 21। और अगले वालों को जोड़िए जो छूटा है। अगर अंतर 0 आ रहा है, या 11 आ रहा है, या 22 आ रहा है, या ये सब आ रहे हैं, मतलब 33 है, 44 है, जो 11 से कट जाए तो संख्या कट जाती है। ये 11 से विभाजिता का नियम है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक का वैल्यू पूछ रहा था, तो 3 और a, 3 + a। अब देखिए इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। अब ऑप्शन से देख ले, 6 रखें अगर, तो 6 6 12 3 15, 21 और 15 का घटाएंगे, कटेगा नहीं, कटेगा। 3 ऑप्शन रखिए, तो 3 3 6 3 9, और 21 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, नहीं कटेगा। 9 रखिए, तो 9 9 18 3 21 आ गया, इसका मतलब 21 में से 21 घटाएंगे 0 आ गया, इसका मतलब 9 वाला ऑप्शन सही है। बस ये हो गया 11 का नियम। तो ये नोट कर लीजिएगा, विभाजिता का नियम, ठीक है, नोट कर लीजिएगा सब। और इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, और आने वक्त पर यह जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है महाराज, ठीक है ना। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 पर 250 घात दे रखा है, और 3 पर 150 घात दे रखा है, अब 5 पर 100 घात दे रखा है, और 4 पर 200 घात दे रखा है। तो पूछ रहा है इसमें कौन छोटी, तो ये भी पूछ सकता है कौन छोटी कौन बड़ी, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। 4 सवाल बन सकते हैं। और इसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन देखा जाए तो ये वाला भी क्वेश्चन बनता है, आपका बनता है ना। अब देखिए इन दोनों सवाल में एक बात ध्यान दीजिए, इसमें जो घातों का ना, जानते हैं क्या लेते हैं, घातों का, यहाँ पर घातों का लेते हैं मौस, और यहाँ पर जो घात होता है घात का, यहाँ पर लेते हैं लॉस। क्या लेते हैं, लॉस, जो नीचे आ होता है। अब देखिए क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 पर 1/2, 3 पर 1/3, 4 पर 1/4,
6 पर 1/6। तो 2, 3, 4 और 6 का लफा क्या आया? 12 आया ना। तो इसको हम 12 के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? 2 पर 12/6 और सॉरी 6/12, 3 पर 4/12, 4 पर 3/12, 6 पर 2/12 लिख सकते हैं ना। अब ये जो घतवा होता है ना यही नीचे चला आता है। तो 2 पर 6 अर्थात 2 पर 6 हो जाएगा 32 और नीचे 12 12 12 बराबर हो गया ना तो उसको छोड़ दीजिए। तो 2 पर 6 कितना हो गया? 32, 3 पर 4 कितना हो गया? 81, 4 पर 3 कितना हो गया? 64 और 6 पर 2 कितना हो गया? 36। अब आप बताइए इसमें से बड़ी संख्या कौन है? अगर बड़ी पूछता तो ये आंसर हो जाता है, यानी 81, यानी ये वाला बड़ी संख्या हो गई। अगर छोटी पूछता तो ये हो गया, यानी ये छोटी हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। उसी तरीके से इस सवाल में क्या करते हैं? घातों का लेते हैं मौसा, तो मौसा हुआ 50। क्या हुआ? 50। अब इसको 50 के रूप में लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणे कितना हो जाएगा? ये 5 गुणे 50। 3 पर 5 गुणे सॉरी 3 गुणे 50 और ऐसे इसको क्या लिख देंगे? 5 पर 2 गुणे 50 और इसको क्या लिख देंगे? 4 पर 4 गुणे 50 बस। अब ये हो जाएगा 2 पर 5। तो 2 पर 5 कितना होता है? 32 और 32 पर 50 घात। 3 पर 3 होता है 27 और 27 पर 50 घात। ये घतवा एक जो है ना मौफा को छोड़ करके बाकी को अंदर ले लेना है। तो 5 पर 2 यानी 25, 25 पर कितना घात? 50 घात। 4 पर 4 यानी 4 चौक 16, 16 16 यानी 256, इस पर 50 घात। तो जरा बताइए इसमें कौन सा बड़ा होगा? क्या सबसे छोटी पूछ रहा है? सॉरी। तो अब देखिए 50 घातों को भूल जाइए। तो ये 32, 27, 25, 256 सबसे छोटा ही हुआ, ये छोटा हो गया, यानी ये सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ी क्या आ रहा है? देखिए 32, 27, 25, 256 ये बड़ी हो गई। इसका मतलब ये संख्या होगी बड़ी सबसे। बस आरोही और रोही क्रम में भी बोलता है तो समझ लेते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट मेन क्या था कि अगर इस तरीके से घातों के रूप में दिया रहेगा, करणी में रहेगा और इस तरीके से रहेगा, तो अगर इस तरीके से रहेगा तो इसका मौफा निकालना है, और करणी में रहेगा तो जो नीचे घात जाता है उसका क्या निकालना है? लसा। बस यहाँ पर लफा बराबर करना है, यहाँ पर मौफा को उसके गुणक के रूप में लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये होगा आपका प्रश्न। अब इसके बाद से आपके प्रश्न नहीं है, फिर आपके जो अगले क्वेश्चन है उसको आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में करा दिए जाएंगे। और जो भी कुछ क्वेश्चन अगर आपको भी लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है या ये क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। धन्यवाद, जय हिंद।